Hello everyone, welcome to today's lecture on the Election Commission of India, a vital institution that ensures the integrity of India democratic processes established under Article 324 of the Indian Constitution. The Election Commission of India is responsible for conducting free and fair elections in the Union and the states of India. जैसा कि आप सभी लोग समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज पेपर एंड टेलीविजन चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि विगत महीनों से जो है, पहले हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ, इसके बाद जो है तो अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के लोग विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। अब जो है नई डेट घोषित हो चुकी है, महाराष्ट्र एवं झारखंड राज्यों की विधानसभा चुनाव होने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ चुनाव आयोग संपन्न कराने की जिम्मेदारी किस संस्था को है, इस संस्था की स्थापना कब की गई, इस संस्था की क्या भूमिका है, हमारे भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के प्रकार कितने हैं, इनका भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, इनके कार्य क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनके क्या पावर एंड राइट्स हैं। अभी क्या है कि स्टूडेंट्स के माध्यम से हमारे पास कुछ डिमांड्स आई कि लेक्चर यदि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी दोनों का यदि मिक्सचर हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो हिंदी माध्यम पृष्ठभूमि से होते हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉन्वेंट्स से पढ़े होने के कारण उनका माध्यम अंग्रेजी होता है। इसीलिए मैं उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लेक्चर देने का प्रयास कर रहा हूं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। In the context of the 18th Lok Sabha elections and announcements of dates for assembly polls in Maharashtra and Jharkhand, the Election Commission of India's role is crucial in upholding the principle of democracy. The ECI has announced the election schedule for Maharashtra and Jharkhand. Maharashtra will vote on November 20 and the results will be announced on November 23. Jharkhand will vote in two phases on November 13 and November 20, with result declared on November 23. But what is the Election Commission of India? How did it come into existence and evolve? What is the composition and responsibilities of the body? Most importantly, what does the Constitution say about it? इसका मतलब ये समझें कि भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, ये कैसे अस्तित्व में आया, कैसे विकसित हुआ, इस बॉडी के स्ट्रक्चर और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। तो देखिए इस चार्ट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शॉर्ट में ईसीआई उल्लेख करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए परमानेंट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ इंडिया। मीन्स भारतीय निर्वाचन आयोग स्थायी संगठन है, स्वतंत्र निकाय है, संविधान में बकायदा उल्लेख है, संवैधानिक संस्था है, और इसकी जिम्मेदारी है संघ और राज्य सरकारों का निर्वाचन करना। अब बात यहां पर आती है, देखिए बेसिक चीज समझे कि इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश कब हुआ। इट स्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 25, 1950। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स।
as a constitutional body provided for under Article 324 in Part 15 of the Indian Constitution। तो देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश्ड, इसकी डेट क्या है आपको याद होना चाहिए, जनवरी 25, 1950। ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान कहां है, प्रोवाइडेड फॉर अंडर आर्टिकल 324 इन पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 324 said that the power of superintendence, direction and control of all the elections to parliament, state legislative assemblies and to the offices of the president and vice president in the election commission of India। This is a very important line। आर्टिकल 324 में क्या प्रावधान है कि जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग को जो है स्टेट पार्लियामेंट, संसद, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राज्यों की विधानसभाएं, साथ ही साथ उसी में विधान परिषदें भी हैं, एंड राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग के पास है। नाउ द ईसीआई इज empowered to supervise, oversee and manage elections to parliament, state legislature and the offices of the president and vice president of India। Since the ECI does not oversee elections to the state level urban bodies like municipalities and panchayats, there is a separate state election commissions। This is a very important line कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इनके लिए है, लेकिन किनका चुनाव नहीं कराती, खासकर जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो या अर्बन, रूरल एंड अर्बन। तो यहां पर देखिए पंचायतों का चुनाव हो या नगरीय निकाय का चुनाव करने के लिए अलग से संस्था बनाई गई है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन अकॉर्डिंग विथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर्स इंस्ट्रक्शंस एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, a committee appointed to deal with fundamental rights proposed that independence of elections and provisions of prevention of executive intervention in legislative elections should be regarded as the fundamental right and provided for in the chapter dealing with fundamental rights। Although there was no opposition in the house to the idea, some urged that it be included in different section of the constitution rather than the chapter on fundamental rights। Following the house's decisions, the drafting committee removed this question from the category of fundamental rights and put in another part। देखिए भारतीय संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के निर्देशों के अनुसार फंडामेंटल राइट से निपटने के लिए नियुक्ति एक समिति ने प्रस्ताव दिया कि चुनाव की स्वतंत्रता और विधायी चुनाव में कार्यकारी हस्तक्षेप की रोकथाम को मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए और मौलिक अधिकारों से निपटने वाले चैप्टर में इसका प्रावधान होना चाहिए। हालांकि सदन में इस विचार में कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने यह जरूर आग्रह किया कि इसे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन के एक अलग सेक्शन में मेंशन किया जाना चाहिए। सदन के निर्णय के बाद यह ड्राफ्ट कमेटी ने इस क्वेश्चंस को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटाकर दूसरे पार्ट में डाल दिया। अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है, कहां किया गया है। मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ईसीआई। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द फॉलोइंग आर्टिकल, मींस आर्टिकल 324 to 329 to empower the election commission and provide insight into the potential roles and functions of the commission। मींस जैसा कि अभी पहले मैंने उल्लेख किया, आर्टिकल 324 the superintendence, direction and control of the preparation of the election rolls for and the conduct of elections to parliament and the legislature of every state and of elections to the
ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। संसद जो है और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए सभी इलेक्शन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव के लिए मतदाता सूची की तैयारी और संचालन का सुपरविजन, निर्देशन एंड कंट्रोल का कार्य करता है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह जानना जरूरी है कि आर्टिकल 324 टू 329 में किस आर्टिकल्स में किन सब्जेक्ट्स का प्रावधान किया गया है, विच आर्टिकल्स से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो वन बाय वन करके मैं आपके सामने देखिए चार्ट बना हुआ है, इसको आप देख करके नोट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि देखिए आर्टिकल 324 में आप बता चुका हूं। आर्टिकल 325, नो इंडिविजुअल टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 326, adult suffrage shall be the basic for elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of the States। मतलब कहने का मतलब वयस्क मताधिकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का आधार होगा। आर्टिकल 327, पार्लियामेंट में अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन from time to time enact laws with respect to all matters relating to elections to parliament and legislative assemblies of the states। मतलब यह हुआ कि संसद इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार समय समय पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में कानून बना सकेगी। आर्टिकल 328 says that a state's legislature may from time to time by law make provisions with respect to all matters relating to or in connection with the election to the house of either house of the legislature। means किसी राज्य का विधानमंडल समय समय पर कानून द्वारा विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन के चुनावों से संबंधित या उनसे जुड़े सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 329, the articles prohibit the courts from becoming involved in election matters। अर्थात the article prohibits the courts from becoming involved in electoral matters। अर्थात ये अनुच्छेद अदालतों को चुनावी मामलों में शामिल होने से रोकता है। एंड लास्ट इसमें देखिए एक क्लास जोड़ा गया, आर्टिकल 329A, स्पेशल प्रोविजन एज टू इलेक्शन टू पार्लियामेंट इन द केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर रिपीट। तो देखिए ये आर्टिकल आपको याद रखने बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कई ऐसे क्वेश्चन जो है आर्टिकल बेस पूछ लिए जाते हैं कि किस आर्टिकल्स में क्या मेंशन है, और खासकर जब आगे आप मेन एग्जाम के आंसर राइटिंग करेंगे तो किसी ऑन डिमांड ऑफ क्वेश्चंस उसके अनुसार हमें आंसर में आर्टिकल्स का भी मेंशन करना होता है। इसीलिए आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326, आर्टिकल 327, आर्टिकल 328 एंड आर्टिकल 329 इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया इज एन यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। तो देखिए एक देश है, देश को जो है कई राज्यों में बटा हुआ है, फिर राज्यों के अंदर लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक एज ए रूरल एंड अर्बन। रूरल में हमारे रूरल एरियाज में पंचायत होते हैं, एंड अर्बन एरियाज में हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज एंड कंटेनमेंट बोर्ड एरिया कमेटीज, पोल ट्रस्ट एंड नगर पंचायत मिनिमम। तो इस तरह देखिए हमारे यहाँ देखिए किस तरह से कितने टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ इलेक्शंस होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करें। एग्जीक्यूटिव, अब यहाँ पर
हमारे यहाँ देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडीज में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो नॉमिनल तो हमारे यहाँ जब आप आगे चल के हम डिटेल में बताएंगे, जो हमारे देश में एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं, तो एक होती है हमारी टेम्पररी और एक होती है परमानेंट। टेम्पररी को हम बोलते हैं इसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी राजनीतिक कार्यपालिका, ये स्थायी कार्यपालिका कहलाती है। परमानेंट होती है। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव में देखिए दो बॉडी आती हैं, एक होती है नॉमिनल एंड सेकेंड होती है रियल, यानी नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो यहां पर आप देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये प्रेसिडेंट्स, ये नॉमिनल होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो देखिए ये, और इनके कार्यों में इनके मदद करने के लिए हमारे यहां पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, और उनको मदद देने के लिए कौन होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी ब्यूरोक्रेट्स। तो देखिए यहां पर हम अभी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव बॉडी में से नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी एक इनका इलेक्शन होता है, और इनके चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। यूनियन लेजिस्लेचर में देखा जाए तो देखिए दो होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोकसभा कहलाता है लोअर हाउस और ये कहलाता अपर हाउस। तो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की जिम्मेदारी भी भारतीय निर्वाचन आयोग के पास होती है। तो देखिए एक एग्जीक्यूटिव हुआ, यूनियन लेजिस्लेचर हुआ। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में देखें स्टेट असेंबलीज यानी राज्य की विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। तो देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ राज्यों में है और मैक्सिमम राज्यों में राज्य की विधानसभाएं होती हैं, लेकिन जिन राज्यों में लोअर हाउस एंड अपर हाउस बोथ है, उन दोनों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग के पास है। तीसरा है लोकल बॉडीज, फोर्थ लोकल बॉडीज, स्थानीय संस्थाएं या स्थानीय निकाय। इनमें से देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये अर्बन एरियाज में होती है। तो देखिए जो बड़े शहर होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और ये पॉपुलेशन बेस्ड होते हैं, एरिया वाइज या पॉपुलेशन निर्धारित करते हैं कहां पर क्या होना चाहिए, और इसके नीचे फिर म्युनिसिपैलिटी नगर पालिकाएं होती हैं, देन नगर पंचायत। तो इस तरह से, और यदि रूरल एरिया की बात की जाए तो यहां पर क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड ग्राम पंचायत। तो देखिए इसमें 3 टीयर। तो आपको यह जानना जरूरी है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। तो ये 4 टाइप्स, एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल बॉडीज। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अधिकार क्षेत्र और कार्य को लेकर कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या है, वो कार्य कैसे करता है। नाउ लेट अस स्टार्ट जुडिक्शन एंड फंक्शंस। The jurisdiction and functions of the ECI can be classified into advisory, quasi-judicial and administrative. ये चार्ट के माध्यम से आप इसको नोट डाउन करते चलें। तो देखिए इनके अधिकार क्षेत्र क्या, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट लाइन, एडवाइजरी, क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। एडवाइजरी, द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द ECI advisory authority over the post election disqualification of sitting members of parliament and state legislatures. The commission is also consulted in matters involving individuals found guilty of engaging in corrupt activities during elections that are brought before the Supreme Court and High Courts to determine whether or not
they should be disqualified from contesting elections, and if so far, what period? In all such cases, the president or, if applicable, the governors to whom such a request is made is bound by the commission's opinion. कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मौजूदा सदस्यों की अयोग्यता पर भारतीय निर्वाचन आयोग को सलाह देने का अधिकार देता है। चुनाव के दौरान करप्ट गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों से जुड़े मामलों में भी कमीशन से सलाह ली जाती है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष लाया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उन्हें इलेक्शन लड़ने से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं, और यदि ऐसा है तो कितने समय के लिए। ऐसे सभी मामलों में प्रेसिडेंट या यदि लागू हुआ तो गवर्नर, जिनसे ऐसा अनुरोध किया जाता है, आयोग की राय से बंधे होते हैं। नाउ क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक, ए कैंडिडेट हु फेल्स to submit an account of the election costs within the legally mandated time frame and format may be disqualified by the ECI. Along with other legal disqualifications, the Commission also has the authority to eliminate or shorten the duration of such disqualification. जो कैंडिडेट कानूनी रूप से निर्धारित समय सीमा और प्रारूप के भीतर अपने चुनाव खर्चा का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है। अन्य कानूनी अयोग्यताओं के साथ ही साथ कमीशन के पास ऐसी अयोग्यताओं की अवधि को समाप्त करने या कम करने का भी राइट्स है। इट ऑल्सो रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स pertaining to the recognition of political parties and the assignment of electoral symbols to them. The EC establishes a model code of conduct and ensures that all candidates and political parties follow it throughout the election season. And administrative functions. Election Commission also has the administrative roles. It is responsible for the delimitation of electoral constituencies. चुनाव आयोग की प्रशासनिक भूमिका होती है, वो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां पर देखिए परिसीमन क्या है, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज डिसाइडेड बाय द डेलिमिटेशन कमीशन। परिसीमन का अर्थ है परिसीमन आयोग द्वारा तय की गई लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों की संख्या और सीमाओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स एंड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड अपडेटिंग इलेक्टोरल रोल्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। इट सेंड आउट इलेक्शन शेड्यूल्स एंड डेट्स एंड रिव्यूज nominations documents. It recognizes political parties and assigns them election emblems. The ECI also invalidates voting in cases of violence, booth capture, tampering, or other anomalies. It controls without bias the amount of money each political party spends on a candidate's campaign. The Election Commission of India also designates the following seats in order to register political parties for the purpose of elections and to confer upon them the status of national or state parties based on their polling performance, like in charge of elections, officer for district elections, and elections registration and returning officer. तो देखिए शॉर्ट में आप समझ लें कि इनके व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो एक तो क्लियर हो गया, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड नेशनल पार्टीज, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ओपिनियन इन केसेस। नेक्स्ट
Let us start. Composition. Compositions. Compositions, as per Article 324, it shall consist of the Chief Election Commissioner and such member of other election commissioners as the President may from time to time fix. After the Election Commissioner Amendment Act 1989, after the Election Commission, after the Election Commissioner Amendment Act 1989, it has been made a multi-member body. At present, the commission consists of one chief election commissioners and two election commissioners. तो यहाँ पर आपको ये लाइन जानना जरूरी है कि पहले बार जब पहला आम चुनाव हुआ देश में, उसके बाद हमारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग था, इसके बाद मल्टी मेंबर बॉडी बना। वर्तमान में देखा जाए तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इसके बाद दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मीन्स द चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर has been the only member of the ECI since it established in 1950. Following the reduction of the voting age from 21 to 18 in 1989, a significant number of new voters were added. To elevate the leads on the one election commissioner, two more commissioners were recruited and the body was subsequently amended in include the three election commissioners. ठीक है, मतलब वर्तमान में कुल कितने हुए? 3। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद 1 है और अन्य निर्वाचन आयुक्त यानी अदर इलेक्शन कमिश्नर 2। यानी वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग है। Moreover, some changes were made up to the composition of the Election Commission of India in January 1990, which was changed back to its original position, but it after the debate and discussion in the political arena, ultimately two further election commissioners were constituted by the President in 1993, and this is considered the final composition of the commission. The Chief Election Commissioner and all election commissioners are appointed by the President. इन दोनों ही सदस्यों निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। द प्रेसिडेंट डिटरमिन्स हिज tenure of office and the conditions of service for each commissioners. The chief and the other two election commissioners get the same pay and benefits as judge of the Supreme Court along with the same authorities. This is the very important line for examinations. In the event of difference of opinion among the three members, the commission decided by majority. The president appoints the election commissioner and the other election commissioners. They serve in the capacity for a certain period of time, not to exceed 6 years or until they turn 65. Important line, they are on the same level as the Indian Supreme Court justice. Their sole way for Parliament to remove the Chief Election Commissioner from office is through the same process. The removes a Supreme Court judge. As a result, the President may dismiss him with a resolution endorsed by a special majority of both houses of Parliament based on demonstrated misbehavior or incapacity. To sum up, as specified by the Constitution, the Election Commission of India is empowered to supervise, oversee and manage elections for the offices of President, Vice President, State Legislature and Parliament. Since the Election Commission of India does not oversee elections for state level, urban body like municipalities and panchayats, there is a separate state election commission. As a result, it becomes an essential institution for the basic processes by which democracy operates.
as it is authorized to conduct free and fair election for all dignitaries who are responsible for the political system of our country। यानी संक्षेप में आप समझे कि संविधान द्वारा दिए गए प्रावधान के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य की विधानसभाओं, संसद के कार्यालयों के लिए चुनाव की देखरेख, निरीक्षण और प्रबंधन करने का अधिकार है। क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं और पंचायत जैसे राज्य स्तरीय सारी निकायों के चुनाव की देखरेख नहीं करता, इसलिए इसके लिए एक अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। परिणाम स्वरूप यह उस बुनियादी प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक संस्था बन जाती है जिसके द्वारा लोकतंत्र संचालित होता है, क्योंकि यह हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए जिम्मेदार सभी गणमान्य व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अथॉराइज्ड है। तो देखिए, शॉर्ट में आप समझ गए कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनको क्या राइट्स हैं, क्या पावर्स हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में क्या आते हैं और इनको नियुक्ति की प्रोसेस क्या है। तो ये अच्छे से आप इसको ध्यान में रखें। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इससे रिलेटेड मेन एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इस पर नजर डालें। फर्स्ट क्वेश्चंस, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यों पर चर्चा कीजिए। तो यह भी प्रश्न बनता है। सेकेंड इज, हाउ डज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मैनेज द इलेक्शन प्रोसेस। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया का प्रबंधन कैसे करता है। नेक्स्ट है, इवैल्यूएट द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द मॉडर्न मोड ऑफ कंडक्ट। इट मीन्स आदर्श आचार संहिता के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेलिमिटेशन। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस which deals with it। मीन्स परिसीमन से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंडक्टिंग इलेक्शंस एंड हाउ शुड इट डील विथ देम। इट मीन्स भारत के निर्वाचन आयोग के सामने चुनाव कराने में क्या चुनौतियां हैं और उसे उनसे कैसे निपटना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न का आप आंसर लिखें और आंसर लिखने के बाद आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, वैल्यूएशन करा सकते हैं, जो कमियां हैं वो आपको बताई जाएंगी और इस क्वेश्चंस के आंसर को कैसे बेहतर किया जा सकता है। और इससे संबंधित डिटेल में जानकारी के लिए हमारे एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसमें समय समय पर अपडेट किए जाते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तो आज इतना ही, थैंक्स।